Hello student, this is video number 2nd, ongoing chapter number 9, Kings and Chronicles, class 12, history. Now today's topic, the reason for production of chronicles. Previous video we have discussed what about the meaning of Mughals, इनके founder of the Mughals and the main emperors of the Mughals. Now chronicles का definition हमने last chapter में last video में discuss किया था बेटा कि जो एक systematic एक sequel में हमें information provide कराते हैं बेटा, we known as chronicles. देखिए अब रीजंस क्या है बेटा कॉर्निकल्स को प्रोटेक्शन करने का, लिखने का. सो देयर आर द सम रीजंस. सो फर्स्ट, द कॉर्निकल्स रिटन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी ऑफ द मुगल एम्पायर. दे वर रिटन. अब देखिए कॉर्निकल्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं मुगल एम्पायर की स्टडी को जानने के लिए, उनके इतिहास को जानने के लिए. देयर इज़ द बेस्ट लिटरेसी सोर्स. अब देखिए इनके पीछे रीज़न क्या है. टू फर्स्ट टू कन्वे द विजन ऑफ द लाइट द किंगडम टू ऑल दोज हु कम अंडर दिस अम्ब्रेला. अब देखिए पहला इसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, दैट इज़ द रीज़न कि वी हैव रिटर्न टू द कॉर्निकल्स, कि हमें एक प्रकाश मिलाता है जो भी मुगल एम्पायर का किंगडम था, पूरा जो शासन उन्होंने रूल किया उसके बारे में क्या विज़न है, ठीक है, और उस अम्ब्रेला के लिए कि उस पूरे एक एम्पायर के अंदर किसने कितना रूल किया, क्या क्या उसके अचीवमेंट्स थे, वो सारे हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं. सेकेंड, टू कन्वे, ये मैसेज कन्वे करने के लिए टू दोज हु द रेसिस्ट टू द रूल्स ऑफ द मुगल्स दैट ऑल द रिस्टेंट वॉज द डिस्टाइंड और टू फेल. एंड थर्ड, टू इंश्योर दैट देयर वॉज इन द अकाउंट ऑफ दियर रूल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अब उनकी कितनी उनकी संपदा कैसी थी, उनकी प्रॉस्पेरिटी कैसी थी, वो लोग कैसे अपनी लाइफ को जीते थे, उस सब को हमें इंश्योर करने के लिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कौन कराएंगे, आल्सो कॉर्निकल्स. सो नाउ द ऑथर्स ऑफ द कॉर्निकल्स वर कोर्ट हिस्टोरियन इन द मुगल एम्पायर. अब जितने भी कॉर्निकल्स लिखे गए उनके जो ऑथर्स थे, जो उनके लेखक थे, वो बेटा मुगल एम्पायर्स के कोर्ट में ही रहते थे. हिस्टोरियन रिटन बाय देम फोकस ऑन इवेंट सेंटर ऑन द रूलर्स हिज फैमिली. अब देखिए जो हिस्टोरियंस थे उस समय, जो कॉर्निकल्स लिखते थे, बुक्स लिखते थे, तो उनका मीन्स फोकस कहाँ पे था, उनका फोकस था बेटा राजा, जो रूलर था, किंग था, उसकी फैमिली, एंड द कोर्ट्स एंड द नोबल्स, जो कोर्ट दरबार था उसके, नोबल्स जो उसके अंदर जो उसके अंडर में वर्क करने वाले ऑफिसर्स थे, वॉर्स जहाँ पे भी वो बैटल्स करते थे, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. तो देयर इज़ द 4-5 मेजर पॉइंट्स, वहाँ पे उनका फोकस पॉइंट होता था, और उसी फोकस पॉइंट को लेकर, इन्हीं पॉइंट्स को लेके वो अपने कॉर्निकल्स को लिखते थे. अब यहाँ पे हमें एक दो कॉर्निकल्स के नेम, बहुत जो फेमस कॉर्निकल्स हुए, बुक्स हुए, उनके बारे में याद रखना बेटा. द टाइटल्स ऑफ द कॉर्निकल्स सच एज अकबरनामा, शाहजहाँनामा एंड आलमगीरनामा. देखिए अकबरनामा अकबर के बारे में पूरा डिटेल देता है, अबुल फजल ने लिखा था. शाहजहाँनामा शाहजहाँ से रिलेटेड है. आलमगीरनामा ये औरंगजेब से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, आपको इंडिकेट करेंगे दैट द हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर एंड द कोर्ट वॉज सिनोनिम्स विथ दैट ऑफ द एम्परर्स. तो उसके बारे में कैसे लिखा, क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमें मिलेगी बेटा. नाउ लैंग्वेज यूज फॉर द राइटिंग कॉर्निकल्स इंपॉर्टेंट ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज इन द मुगल इंडिया. अब देखिए बेटा इन कॉर्निकल्स को लिखने में आप कौन सी राइटिंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था. बिकॉज उस समय डेट द टाइम जब हम ये बात करते हैं 15, 16, 17 सेंचुरी में, तो मुगल एम्पायर में पर्शियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता था, ठीक है. सो नाउ द मुगल्स वर द चंगताई तुर्क्स. अब देखिए चंगताई तुर्क, चंगताई थे जो हमने अभी पहले बताया था कि चंगेज़ खां से डिसेंट से है. तो चंगेज़ खां के जो सन थे उनमें एक सन का नाम था चंगताई, और वो तुर्क थे. तो वहाँ से इनका ऑर्गन हुआ, एंड द तुर्किश दे वॉज देयर मदर्स टंग, और इसीलिए तुर्क उनकी एक मदर टंग भी थी, मातृभाषा भी थी. द फर्स्ट रूलर बाबर. अब जो फर्स्ट बाबर रूलर बाबर थे वो पोइट्री लिखते थे बेटा, एंड हिज मेमोरीज बाबर नामा इन द तुर्किश लैंग्वेज. और उनकी बुक बना जिनमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा, अपनी मेमोरीज लिखते थे, अपनी पोइट्रीज लिखते थे. देयर विल बी नोन एज बाबर नामा, ठीक है, एंड इन द तुर्किश लैंग्वेज, ठीक है. तो ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था. द पर्शियन डेवलप इन द लीडिंग लैंग्वेज इन द टाइम ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया. और बेटा जब उस पूरे जो टाइम पीरियड हम जब मुगल एम्पायर का हिस्ट्री करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उस समय उनका जो मेन लैंग्वेज था वो पर्शियन लैंग्वेज था, ठीक है. पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज. इसको अंडरलाइन करें बेटा, पर जो उनका दरबारी भाषा था जहाँ यूज़ करते थे वो अपने सारे कोर्ट के अंदर, तो पर्शियन लैंग्वेज थी. इन द राइटिंग ऑफ द सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली एंड द फ्लॉरिश इन द लोकल वेट्स लाइक हिंदवी, ठीक है. इट वॉज द अकबर हु द
कॉन्स्टेंटली डेवलप द पर्शियन एज द लीडिंग लैंग्वेज इन द मुगल कोर्ट, और अकबर के दरबार में इसको लीडिंग लैंग्वेज बना दिया गया, किसको, पर्शियन लैंग्वेज को। नाउ मुगल ऑफिसर हिस्टोरियन सच एज अकबरनामा रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, दैट इज द पर्शियन लैंग्वेज। ओके, अदर क्रॉनिकल्स सच एज बाबर्स मेमोरीज वर द ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तुर्किश इनटू द पर्शियन बाबरनामा। देखिए पहले हमने जब स्टार्ट किया था, बाबर ने अपनी पोइट्रीज जो उसकी मेमोरीज थी वो बाबरनामा में लिखा गया था, बट तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। बट बाद में अकबर और उसके बाद के समय में बिकॉज पर्शियन लैंग्वेज को वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, तो जो बाबरनामा तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था उसको ट्रांसलेट करके वापस पर्शियन लैंग्वेज में बाबरनामा लिखा गया था। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द मुगल्स ट्रांसलेट संस्कृत टेक्स्ट सच एज। अब देखिए ट्रांसलेशन होता है बेटा अनुवाद, आप किसी एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। रामायण और महाभारत जो हमारे हिंदू कल्चर्स के एपिक्स हैं, वैदिक सिविलाइजेशन में लिखे गए थे, ये संस्कृत लैंग्वेज में थे, बट इनका जो इम्पोर्टेंस था, इनके बारे में क्या मैसेज है, वो अपने लोगों को अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करने के लिए इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था बेटा। सो जो वहाँ पे लोग थे, जो हिस्टोरियंस थे मुगल एम्पायर्स में या मुगल कोर्ट में, उन्होंने रामायण और महाभारत को किस में कन्वर्ट किया बेटा, कौन सी लैंग्वेज में वापस लिखा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड हैज रजबनामा। अब देखिए जो महाभारत का नाम आपको संस्कृत में महाभारत कहेंगे, और जब उसको पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था तब उसका नाम चेंज कर दिया गया था रजबनामा। ठीक है, तो महाभारत अपनी जगह है बेटा, और उसको ट्रांसलेटेड फॉर्म में उन्होंने जो कन्वर्ट करके जो नाम दिया वो है रजबनामा। ठीक है, बुक्स ऑफ वॉर जिसमें युद्ध का वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बेटा कि महाभारत का ट्रांसलेटेड नेम क्या है, तो नेम इज द रजबनामा। ओके, नाउ दोस हु हैड कमांड ऑन द पर्शियन वर द कन्फ्रेंट पावर एंड द प्रेस्टीज। अब देखो बेटा जिसको जिस लैंग्वेज में कमांड होगा, अगर जो वहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज में कमांड था जिनको अच्छी तरह से आती थी, तो उनका ऑटोमेटिकली पावर और प्रेस्टीज, मान और सम्मान दोनों वहाँ पे बढ़ गए थे कोर्ट में। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग्स, राजा भी यही बोलता था, एलाइट्स एंड द पीपल्स ऑफ द रॉयल कोर्ट्स आल्सो। एलाइट जो उसके अंदर में वर्क आ रहे थे, जो उससे जुड़े हुए लोग थे, वो भी इसी लैंग्वेज को यूज़ करते थे। पर्शियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस अदर लैंग्वेज सच एज राजस्थानी, मराठी एंड द तमिल। तो पर्शियन लैंग्वेज में बेटा ये जो दूसरी लैंग्वेज हैं इनके ऊपर भी अपना प्रभाव डाला। It's become the Indianized by the observing idiom and the vocabulary from the Indian languages। अब देखिए ये क्या हुआ, एक पहचान बन गई कि जो हमारे यहाँ पे आइटम्स हैं, जो हमारे यहाँ पे कहावतें हैं, हमारी जो वोकेबलरी है, उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया या इफेक्ट किया। ठीक है, नाउ द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं बेटा अभी जैसे हम देखते हैं हमारी बुक्स जो होती है वो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रिंट हो जाती है, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्रॉनिकल्स कैसे लिखे जाते थे। जो हमने अभी अकबरनामा, शाहजहाँनामा, बाबरनामा, तो इसको लिखा कैसे जाता था, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग नहीं होता था, तो सारा वर्क होता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता था। मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हस्तलिखित, जिस चीज़ को आप हाथ से लिखते हैं। बुक्स रिटन इन द मुगल इंडिया वर द मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वर रिटन। ठीक है, जो भी लिखे गए मैन्यूस्क्रिप्ट वो सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाते हैं। द वर्क ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द कैरिड आउट ऑफ द इंपीरियल किताब खाना। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में इसका पिक्चर्स भी दे रखा है कि इंपीरियल किताब खाना, आप उसको किताब खाना से को कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंटली लाइब्रेरी से। ठीक है, पूरी तरह से तो लाइब्रेरी नहीं कह सकते हैं, बट आप इसको लाइब्रेरी से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे आप लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं या काम करते हैं, उस समय जो भी इसको लिखा जाता था, इस पे पिक्चर्स किया जाता था, अलग अलग उसके पार्ट्स होंगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ये सारा काम होता था। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन बाय द हैंड, और ये कहाँ पे लिखे जाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ये इंपीरियल शाही किताबखाना जो होता था उनका, वहाँ पे लिखे जाते थे। दैट कुड बी द ट्रांसलेटेड एज द लाइब्रेरी, बट इट वाज द स्पेक्ट्रोरियम, दैट इट वाज द प्लेस वेयर इंपीरियल्स एम्परर्स कलेक्शंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट वर कीप्ड एंड द न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर द प्रोड्यूस। तो जो पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, जो बुक्स होते थे, उनको लिखे जाते थे, वहाँ रखे जाते थे, और जो नए लिखने होते थे वो भी वहीं पे लिखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, जब एक बुक लिखा जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे बेटा, तो देखिए वेरियस टास्क इन्वॉल्व द क्रिएटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट इन द मुगल एम्पायर। तो
अलग अलग टास्क होते थे, अलग अलग लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता था। द क्रिएशंस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट इन्वॉल्व द मेनी टास्क। फर्स्ट होता था बेटा पेपर मेकर्स, प्रिपेयर टू द पॉलिश ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। तो जो बेटा पेपर्स होते थे, जो पेज होते थे, पॉलिश दैट द पेज, तो वो पेज बनाने के काम कौन करते थे? पेपर मेकर्स करते थे। अब देखिए स्क्राइब्स और द कैलीग्राफर्स, कैलीग्राफर्स या स्क्राइब्स होते थे बेटा लेखक, सुलेखक, ठीक है, कॉपीड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को लिखते थे, है ना। ग्लेडर्स इल्यूमिनेटेड द पेजेस, ग्लेडर्स क्या होते थे? जो पेज होते थे उनको सेट करके रखते थे। प्रिंटर्स इल्यूस्ट्रेटेड द सीन्स फ्रॉम द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिख गया उस टेक्स्ट के बेस पे जो पिक्चर्स होता था, उससे इमेजेस को रिलेटेड करने वाले प्रिंटर्स होते थे जो वहाँ पे पेजेस पे पिक्चर्स बनाते थे। एंड बुक बाइंडर्स गैदरिंग द इंडिविजुअल फॉसिल्स एंड सेट अप विद इन द ऑर्नामेंटल कवर्स। अब देखिए बुक बाइंडर्स क्या करेगा? जो अलग अलग पेजेस होते थे उनको फिर कलेक्ट करके सबको एक साथ लेके फिर उनको ऑर्नामेंटल कवर्स करके उनको बाइंडिंग करके एक तरह से बुक बना दिया जाता था, ठीक है। सो द फिनिश, अब इसके साथ एक टॉपिक इसी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द फिनिश मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज द कंसिडर्ड हैज द प्रीसियस ऑब्जेक्ट वो विद द इंटेलेक्चुअल वर्क्स एंड द ब्यूटीज। देखिए बौद्धिक कार्य भी है और एक सुंदर कार्य भी है। जब मैन्यूस्क्रिप्ट पूरा तैयार हो जाता था तो वो बहुत अच्छा लगता था देखने में, और ऐसे लगता था कि एक प्रीसियस वर्क हुआ है। The peoples who were involved in the production of the manuscript were organized the titles and the awards. उनको titles भी दिए जाते थे, award भी दिए जाते थे। The calligraphers and the painters were held high of the status while the paper makers and the book binders। अब देखिए कैलीग्राफर्स जो सुलेखक होते थे, ठीक है, लिखने वाले जो राइटर्स होते थे, प्रिंटर्स होते थे, उनको भी वहाँ पे अच्छा खासा एक प्रेस्टीज दिया जाता था। रिमेन एटोनोमस आर्टिस्ट, यूज ऑफ कैलीग्राफी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज ऑफ द कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? सुंदर लेखन को। जब देखिए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो आप बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी इसकी राइटिंग है, सुलेख इसका बहुत अच्छा है। सो दैट आर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग, आपके हाथ से लिखने की कला ही कैलीग्राफी कहलाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन करेंगे। आर्ट ऑफ द हैंड राइटिंग इज कॉल्ड द कैलीग्राफी। मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द मुगल वर हैंड रिटन। जितने भी मुगल्स टाइम्स में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए वो हैंड रिटन्स थे। इट वॉज द कंसिडर द स्किल ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट वॉज द प्रैक्टिस विद द डिफरेंट स्टाइल। अकबर द फेवरेट हैंड रिटन स्टाइल इज द नस्तलिक। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अकबर की सबसे जो सुंदर, उसको सबसे प्रिय जो हैंड राइटिंग थी वो थी नस्तलिक, ठीक है। विच वॉज द fluid style in the long horizontal strokes. It was written the piece of the trimmed reed which the tip of the 5 to the 10 mm called the कलम। अब देखिए कलम क्या होता था? to read the drip in the carbon ink शाही, and the nib is the column was the spirit of the middle, the facility the flows the ink, the use of printed image, the Mughal chronicle, the role of the printers production manuscript। अब देखिए कलम क्या है? एक बांस का जो होता है पाइप होता था, उसकी जो आगे वाला जो फ्रंट जो होता था उसको बिल्कुल पैना कर दिया जाता था निब की तरह, ठीक है। जैसे आपने इंक पेन यूज़ किए होंगे, तो जब हम शाई की जो बॉटल होता है उसमें उसको डिप करेंगे, उसके बाद उसका जो जो निब होगा वहाँ पे वो इंक आ जाएगा, फिर देन हम राइटिंग करेंगे। तो ये बेटा बांस से उसको बनाते थे निब को, कलम को, जिसको हम कलम कहेंगे। उसका जो फ्रंट होगा बिल्कुल आपकी जैसे निब वाला पेन होता है ना, इंक वाला पेन, वैसा होगा। उसमें डिप करेंगे कार्बन इंक में, जिसको शाई कहेंगे, एंड देन फिर उसको लिखेंगे। सो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था, एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी समय लग जाता था। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।